everyone. So let's start our new topic. Open at page 28, children. See, our today's topic is society during the Sultanate. See, society मतलब civilized area, कैसी सोसाइटी होती थी. ओके, जैसे हम रहते हैं ना अभी पर्टिकुलर एरिया में, है ना, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स रहते हैं. कोई हाई कास्ट बिलोंग करता है, कोई लो. तो उसी तरीके से एट दैट टाइम सल्तनत के ड्यूरिंग में सोसाइटी कैसी होती थी. सी द पैरा. क्वाइट सिमिलर टू द हिंदू कास्ट सिस्टम. बिल्कुल हिंदू कास्ट सिस्टम के सिमिलर होती थी चिल्ड्रन. Quite similar to the Hindu caste system, a division in the society of Delhi Sultanate existed. Although not as rigid as the Hindu caste system, the Delhi Sultanate society included the noble at the top of social hierarchy. See, अब सबसे हाईएस्ट पोजीशन कौन होता था? जो नोबल्स होते थे. नोबल्स मीन्स हु, राजा के साइड में जो बैठे होते थे मंत्री, उनको नोबल्स कहा गया है. क्लियर? तो वो हाई रैंकिंग पोजीशन डिजर्व करते थे एट दैट टाइम ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड. So, although not as rigid as the Hindu caste system, the Delhi Sultanate society includes the nobles at the top of the social hierarchy, with the slaves at the lowest position. of slaves मतलब जो नौकर होते थे. ओके, लो कास्ट पीपल, स्लेव्स, या बोलो काम करने वाले, या यस नौकर ही बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में. So, with the slave at the lowest position, the noble at the high position and the slave at the lowest position. The nobles not only enjoy a privileged life but were appointed to all high and important administrative posts. अब देखो nobles मैंने अभी आपको बताया. Nobles not only enjoy a privileged life, एक अच्छी लाइफ ही नहीं जीते थे, but were appointed to all high and important administrative post. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उनको हायर कर दिया जाता था, उनको रख लिया जाता था. वो तो हाई पोजीशन डिजर्व करते थे भी और प्रेस्टिजियस लाइफ भी जीते थे. और जो भी वैकेंसी होती थी, मतलब उनके लिए उनको जो भी काम दिया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यानी वो हाई रैंकिंग का ही होता था. क्लियर चिल्ड्रन? तो सोसाइटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया इस पैरा में कि हिंदू कास्ट सिस्टम की तरह बिल्कुल सेम ऐसा ही होता था. नोबल्स हाई रैंकिंग पोजीशन वाले होते थे और स्लेव लो रैंकिंग पोजीशन पे, और जो नोबल्स होते थे इंजॉय करते थे प्रेस्टिजियस लाइफ एंड और उनको हायर पोस्ट पर भी रिकमेंड किया जाता था. क्लियर? सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन. स्लेवरी मतलब गुलामी. क्लियर? स्लेवरी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिल्ली सल्तनत सोसाइटी. देयर आर न्यूमरस रेफरेंसेस ऑफ टू स्लेव्स बीइंग बॉट एंड सोल्ड. Although the slaves lead a miserable life, slaves उनकी लाइफ मिजरेबल होती थी. मिजरेबल मतलब किसी के भी गुलाम होना, ज़िंदगी भर गुलामी करना, दिन भर काम करते रहना, खाने मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा कोई गारंटी नहीं. मिजरेबल लाइफ. ओके, so there are numerous references to slaves being bought and sold. Although the slaves lead a miserable life, there were some slaves that enjoy certain privilege. और कुछ slaves होते थे जो enjoy कर सकते थे कुछ privilege, कुछ अच्छा स्टेटस, यानी कुछ उनको फैसिलिटीज मिल जाती थी. अब वो कैसे देखो. Although the slaves lead a miserable life, there were some slaves that enjoy certain privileges like education, पढ़ने लिखने मिल जाता था. These slaves were mostly owned by the रॉयल हाउस होल्ड. अब ये स्लेव्स कौन होते थे जिनको पढ़ने लिखने मिलता था? ये किसके द्वारा खरीदे होते थे? रॉयल हाउस होल्ड मतलब रानी या उनके बेटे या महारानी, लाइक दैट. ओके, इस तरीके से कोई भी रॉयल फैमिली का मेंबर्स उनको खरीद लेता था तो उनको एजुकेशन मिल जाता था. ओके, so these slaves were mostly owned by the royal household and with their owner patronage gain employment in the military or found administrative post. मिलिट्री की ट्रेनिंग भी मिलती थी और बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी मिलती थी. ज़्यादातर इस पैरा में बोला गया कि जो स्लेव्स पर्सन थे, जो नौकर थे, है ना, उनकी लाइफ मिजरेबल थी. कुछ ही इंजॉय कर पाते थे, कुछ चीज़ें
वो थी एजुकेशन। और वो क्यों? क्योंकि उनको नोबल्स ने गोद लिया होता था या खरीदा हुआ होता था, लाइक दैट। ओके, और फिर उनको मिलिट्री ट्रेन किया जाता था और उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी जाती थी कि तुम मिलिट्री कमांडर हो, तुम हायर पोजीशन वाले सोल्जर हो, लाइक दैट, इस तरीके से। सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन। सम स्लेव्स वेयर स्पेशली परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज। सम स्लेव्स मतलब कुछ लोग, कुछ नौकर। ओके, सम स्लेव्स वेयर स्पेशली परचेज खरीदे जाते थे फॉर मिलिट्री सर्विस, ताकि वो मिलिट्री सर्विस के लिए काम आए। बाय सुल्तान, सुल्तान के थ्रू ये खरीदे जाते थे। दे वेयर नोन एज बंदागन इन पर्सियन, पर्सियन लैंग्वेज में उनको बंदागन बोला जाता था, जिन नौकरों को खरीद के मिलिट्री के लिए खरीदा जाता था। और कौन खरीदता था चिल्ड्रन? सुल्तान। These bandagans were trained and given important position in the military and state administration. फिर ये बंदागन जो थे उनको ट्रेन किया जाता था और फिर उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन दी जाती थी मिलिट्री में, या तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी पोस्ट पर उनको एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दी जाती थी, जैसे मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमी ड्यूरिंग द सल्तनत। इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमी, सी टैक्सेस वर अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम। टैक्सेस, इकोनॉमी पैसे से रिलेटेड है। टैक्सेस वेयर अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। सम टैक्सेस imposed ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड इंक्लूड खरच और लैंड टैक्स, घारी और हाउस टैक्स, चाराई और कैटल टैक्स। ये इतने सारे टैक्सेस होते थे। रेवेन्यू ऑफिशियल सच एज कुड्स एंड मुकादम्स वर स्पेशली अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स। तो इन सबको हायर किया जाता था, रखा जाता था कि तुम्हारा काम क्या है कि तुम पर्टिकुलर एरिया से टैक्स कलेक्ट कर सको। क्लियर। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है अब इकोनॉमी में। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस अ न्यू मेजर्स फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। न्यू मेजर्स, अलग अलग मेजर्स किए उन्होंने, अलग अलग आइडियाज़ निकाले। ही फिक्स रेवेन्यू एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। उन्होंने 50% ऑफ टोटल प्रोड्यूस फिक्स कर दिया रेवेन्यू, यानी पैसा कलेक्ट करने के लिए। अगर 100% मेरा क्रॉप्स है तो 50% मैं उसका प्रॉफिट उसको दे दूंगी। किनको? सुल्तान को। किनको? खिलजी को। He fixed revenue at 50% of the total produce. He also ensured that land was measured. और उनका क्या था कि लैंड को मेजर किया जाए। लैंड वॉज मेजर एंड दैट टैक्स वॉज फिक्स। लैंड को मेजर करके टैक्स फिक्स किया जाए। किसी का कम है तो उसको इतना टैक्स, किसी का ज़्यादा है तो इतना टैक्स, लाइक दैट। ओके, सो ऑल्दो द रेट ऑफ टैक्स वॉज हाई। रेट ऑफ टैक्स अगर 50% बोला जाए चिल्ड्रन, तो रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? हाई होगा। ऑल्दो द रेट ऑफ टैक्स वॉज हाई, खिलजी ensured that the peasants were not exploited by the revenue official who were also liable to pay tax। है ना, खिलजी का ये मोटिव था कि जो रेवेन्यू टैक्स करते हैं वे लोग, उनके द्वारा वे एक्सप्लॉइट ना हो। कौन? फार्मर्स। मैंने 50% तो रख दिया, कहीं उनसे 50% से ज़्यादा तो नहीं ले रहे, एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, उनको परेशान तो नहीं कर रहे, लाइक दैट। ओके, ये उनका मानना था कि उन्होंने नज़र रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कॉल्ड शाहना हु वुड सुपरवाइज ट्रेडर्स एंड मर्चेंट। उन्होंने शाहना नाम का एक ऑफिशियल रखा था और ये क्या करता था? सुपरवाइज करता था। किसको? ट्रेडर्स, जो बिजनेस करते थे उनको, और मर्चेंट, जो बाहर से सामान ला करके इधर उधर चीज़ें बेचते थे उनको। ठीक है, सुपरवाइज किया करने का काम करता था। कौन? शाहना। The prices of everyday item was fixed so common people could afford them. Prices जो कॉमन आइटम्स थे वो बहुत ही कॉमन, यानी बहुत ही कम रखे थे कि कॉमन पीपल भी उनको परचेस कर सके। शॉपकीपर वर severely punished in case they tried to sell item at higher prices than fixed price। अगर शॉपकीपर अपने आइटम्स, अपने प्रोडक्ट्स का दाम अगर ज़्यादा बढ़ा करके बेच रहा है ना, गरीबों को या किंगडम्स के पीपल्स को, तो उसको पनिश किया जाता था। क्लियर। सी द नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी। अब हमने अलाउद्दीन खिलजी की बात की कि 50% टैक्स लिया करता था और वो चीटेड ना हो करके वो सुपरवाइज करता था। फिर शाहना अलाउड किया गया। अब शाहना का क्या काम था कि वो मर्चेंट और ट्रेडर्स पर सुपरविजन करे। क्लियर।
अब आ जाते हैं ड्यूरिंग द रीजन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। सी, ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक इम्पोज स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ऑन टैक्स कलेक्शन। स्ट्रिक्ट था, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी उसकी टैक्स कलेक्शन में, यानी लोगों से टैक्स कलेक्शन करने के प्रोसेस में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी। द सर्वेरिटी ऑफ दिस न्यू टैक्स पॉलिसी ऑल्सो लीड टू रिबेलियन। तो ये जो ज़बरदस्ती लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, तो इससे क्या क्रिएट हुआ चिल्ड्रन? रिबेलियन क्रिएट हुआ। रिबेलियन मतलब झगड़ा, लोगों पर, लोगों के दिलों में एंगर आने को रिबेलियन कहा जाता है। क्लियर? मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो सेट अप अ न्यू मिनिस्ट्री टू प्रमोट एग्रीकल्चर। अब उन्होंने मिनिस्टर्स बनाए, है ना, ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट मिले। प्रमोट मतलब एग्रीकल्चर आगे बढ़े। क्लियर? ही इवन गेव लोन्स टू फार्मर्स। बाय टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक न्यूमरस टैक्सेस वेयर अबॉलिश। अब हम तुगलक की बात कर रहे हैं, किनकी? तुगलक डायनेस्टी की, कि इन्होंने लोन्स भी फार्मर्स को दिया। ठीक है, तुगलक की बात कर रहे हैं। फिर फिरोज शाह तुगलक की बात आती है कि उन्होंने कई सारे न्यूमरस टैक्स को रिड्यूस कर दिया। मैंने 4 टैक्स की बात की थी लास्ट पीरियड में, याद करो, है ना। तो इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने वही 4 टैक्स रखे थे, बाकी को का रिडक्शन कर दिया था। ओके, अब आ जाते हैं डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत। लास्ट टॉपिक है हमारा डिक्लाइन। डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत। सी, the last ruler of Tughlaq dynasty, Nasruddin, was very weak ruler. Nasruddin last ruler थे, underline it, and he was very weak ruler. On eve of Timur's invention, 1398 CE, Nasruddin did nothing to prevent Timur's attack. तैमूर्स का जब अटैक हुआ तो नसरुद्दीन ने कुछ नहीं किया अपने बचाव के लिए, यानी अपने किंगडम को बचाने के लिए। Timur was founder of the Timuride dynasty in Central Asia. सेंट्रल एशिया में टाइमूराइड डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई। एंड द डिसेंडेंट ऑफ गनीज खान, और उनके डिसेंडेंट्स कौन थे? गनीज खान थे। ऑन हिज वे बैक तैमूर रेडेड एंड प्लंडर सिटी ऑफ फिरोजाबाद। और तैमूर ने और कौन सी सिटीज़ पर कैप्चर किया? सी देखो, तैमूर रेडेड एंड प्लंडर्ड द सिटीज़ ऑफ फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा एंड जम्मू। ये सारी सिटी पर अटैक करके कैप्चर किया ये सारी सिटीज़ को। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी, अब तुगलक डायनेस्टी जब पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई, नसरुद्दीन डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया उसका किंगडम। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी, the Sayyid dynasty was established. Sayyid dynasty आई in 1414 CE by Khizr Khan. However, it was not long that Sayyid dynasty was overthrown by the founder of the Lodi dynasty. लोधी डायनेस्टी का जब अटैक हुआ तो सैयद डायनेस्टी भी हट गई। Bahol Lodi in 1451 CE. The Lodhis were an Afghanistan dynasty that ruled from 1451 to 1526 CE. Here लोधीज आ गई। अब देखो लोधीज ने कब तक रूल किया? 1451 टू 1526 CE सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया इंडिया में। Until the last ruler of the Lodi dynasty, इब्राहिम लोधी के आते तक, उनके रूल हुए तक उन्होंने इंडिया में राज किया। इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड बाय बाबर। फिर इब्राहिम लोधी किससे डिफीट हुए? बाबर। अब बाबर कौन थे? फर्स्ट मुगल। क्लियर? अब यहाँ से मुगल का रूलिंग चालू होता है। जी सी, until the last ruler of Lodi dynasty, Ibrahim Lodi was defeated by Babur in the first battle of Panipat in 1526 CE. After defeating Ibrahim Lodi, Babur went on to establish in the greatest Mughal empire. फिर इसके बाद किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ चिल्ड्रन? मुगल एम्पायर का। तो इतने सारे सर्कमस्टेंसेस हुए जब तुगलक डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हुई। तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी के बाद
लोधी डायनेस्टी आई, फिर बाबर आया, बाबर जो मुगल्स थे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे चिल्ड्रन। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।